नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लोग अपनी जो नई बुक हमने पढ़नी स्टार्ट की है, सवाली जवाब हैं, उसका अध्याय खंड 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। और उसी को हम अब आगे बढ़ाते हैं। उसमें हमने यहाँ छोड़ा था पिछली क्लास में। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं इस सेशन में। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्दी ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी थी कि मेरे दरवाजे खटखटाने पर किसने दरवाजा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। इस तरह से मैं आश्वस्त रह सकता था और दरवाजों पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। अब वही वाली बात, हम लोग भी अगर लोगों के पास जाएंगे तो सब लोग मना थोड़ी करेंगे। अधिकतर लोग मना कर देंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो हाँ करने वाले, जो सुनने वाले होंगे। हम उन लोगों तक पहुंचेंगे। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने में आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अ, आंकड़ों को रखना या उनका रिकॉर्ड रखना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम ये समझ पाते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और इस मेहनत का कितना परिणाम निकला है। और इसी प्रकार का और अधिक परिणाम पाने के लिए हमें कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो वो हमारे लिए एक रोड मैप हो जाता है। यह न केवल अपनी आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। अधिकतर जगह पर हमारे साथ यही तो होता है कि हम नकारे जाते हैं। यही तो होता है कि हमें लोग इनकार कर देते हैं अपने बिजनेस में आने से। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो सके अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब औसत पर ध्यान रखा, हमें पता है कि 10 में से एक ही जुड़ेगा। तब हम 10 लोगों से तो मिले, कम से कम हमें इतना तो पता है। तब हम अपने मन को ढांढस बंधा लेते हैं कि हाँ, हमें 10 से तो मिलना ही है। लेकिन जब हमारे मन में ये बात आती है कि ये क्यों नहीं जुड़ा, इसी को जोड़ना था, तब अधीरता और आगे आ जाती है। हम उस समय पर इतने अधीर हो जाते हैं कि हमें फिर अपने बिजनेस में नकारात्मकता समझ में आने लगती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब ये काम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की बातें हमारे बिजनेस को खत्म करने लग जाती हैं। अब हमें इन चीजों से बचना है। तो बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम रिकॉर्ड रखें और इस बात को मान लें कि 10 में से एक ही जुड़ेगा। ज्यादा जुड़ जाए बोनस है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब तब आप जितनी जल्दी हो संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं। अगर कोई दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। अच्छा, इतनी सी बात तो हमने समझ ली, लेकिन इसके बाद एक और बात समझने की जरूरत है। औसत के नियम के साथ ही अगली कहानी कह रहा हूँ। हर एक व्यक्ति का औसत उस व्यक्ति की अपनी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि 10 में से एक हो। किसी के लिए 10 में से दो भी हो सकता है। इसीलिए इन्होंने आपको आपका खुद का औसत का नियम समझने के लिए कहा है। बड़े खास तरीके से लिखा है। जितना जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं और औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। जब आप अपने औसत का ध्यान रखते हैं, आप अपने औसत का ध्यान रखते हैं, ऊपर से दूसरी लाइन को ध्यान दें। आप अपने औसत का ध्यान रखते हैं। इस बात पर हमने फोकस करना है कि ये क्या कह रहे हैं हमसे। ये हमसे कह रहे हैं कि जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं, आपका खुद का औसत, किसी और का नहीं। तो यानी कि यहाँ पर सबका औसत अलग अलग हो सकता है। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं। अगर कोई दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, दो बातें हैं यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दो। एक तो उन्होंने कहा कि औसत का नियम है, आपने उसको समझ लेना है। क्या कर लेना है? इस औसत के नियम को समझ लेना है। दूसरी बात उन्होंने कही, उसे स्वीकार करना है। हम समझ भले ही लेंगे, लेकिन अगर उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा काम होने वाला नहीं है।
तो अपने औसत के नियम को समझना भी है और अपने औसत नियम को स्वीकार भी करना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप उदास या निराश होंगे। आप अपनी मुलाकातों, प्रस्तुतियों, नए सदस्यों के आंकड़ों को सामने रखते हुए औसत के अपने आंकड़े खुद विकसित कर सकते हैं। फिर से वही वाली बात कही, हर एक व्यक्ति के औसत के आंकड़े क्या होंगे, अलग होंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि औसत के अपने आंकड़े खुद विकसित कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, हम अपने औसत के आंकड़े खुद विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपने औसत के आंकड़ों पर खुद ध्यान देना होगा, किसी और की बात को हमें नहीं समझना। हाँ, लेकिन इन्होंने अपना जो काम किया था उस काम के हिसाब से हमें बताया कि इनका औसत का नियम अलग था। $9 की पोकर मशीन। जब मैं किशोरावस्था में था तो मेरे पास एक सायंकालीन कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था। तब मेरा अनुपात था 5, 3, 2, 1। 5 लोगों से मिलना, 3 लोगों ने बात करना, 2 लोगों ने सुनना और एक ही व्यक्ति उसमें से जो है वो ज्वाइन होता था। अब इस तरीके से मैं 5 संभावित लोगों को फोन करता था। उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे। उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलता था, क्योंकि तीसरा व्यक्ति या तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता था, या सुनता ही नहीं था, या ऐसी कोई आपत्ति उठा देता था जिसे दूर करना मेरे बस में नहीं होता था। इस तरह केवल 2 लोग मेरी पूरी बात सुनते थे और उन 2 में से एक मेरा सामान खरीद लेता था, और इस तरह मैं $45 कमा लेता था। अब समझिएगा कि $45 कमाए, लेकिन उसके लिए 5 लोगों से मिला भी तो, 5 लोगों के दरवाजे भी तो खटखटाए। तो उन्होंने क्या कहा कि वो फोन लगाते थे 5 लोगों को, और उनका कोई सामान बिकता था, और उस सामान से वो $45 कमाते थे। तो $45 कमाने के लिए उन्हें 5 लोगों को फोन करना पड़ता था। तो उन्हें एक फोन कॉल करने पर $9 की कमाई हो जाती थी, वो ऐसा मान लेते थे। देखें कैसे। इस तरह मैं जिन 5 लोगों को फोन करता था उनसे मुझे अंततः $45 का कमीशन मिल जाता था, जो एक तरह से $9 प्रति फोन था। इसका मतलब यह था कि फोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था। अब 9 से 15 पर कैसे पहुंच गए? देखो, इसे औसत कहते हैं। थोड़ा सा तो मैथ हमें समझ में आना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सरल कर देता हूँ कि अगर आपके पास $45 कमाने की बात उन्होंने कही और वो 5 लोगों से मिले, तो मैं 45 को 5 से भाग दे देता हूँ, और ये कितना हो जाता है आपके पास? 9। तो 5 लोगों से मिलने पर अगर $45 की कमाई होती है, तो एक फोन कॉल से वो ये मान लेते थे कि मैंने $9 का काम कर दिया, $9 का काम कर दिया। उनके करने का मतलब ये था कि $9 का काम हो गया। अब दूसरी चीज ये थी कि जब 3 लोग अपॉइंटमेंट दे देते थे, तो 3 लोग अपॉइंटमेंट देंगे तो उनको अपनी बात सुनाएंगे ये लोग। तो तीन तीन लोगों को अगर 45 की कमाई होती है, तो 3 लोगों के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो आप एक व्यक्ति से जब अपनी बात कहते थे, तो वो कहते थे कि एक व्यक्ति से बात कहने में मुझे $15 की कमाई हो जाती थी, मैं ऐसा मान लेता था। वो मान लेते थे इसे, मानना था। ये सब उनके मानने पर आधारित था। कहते हैं ना, इस तरह मैं जिन 5 लोगों को फोन करता था उनसे अंततः $45 का कमीशन मिलता था एक चीज बिकने पर, जो इस तरह से $5 प्रति फोन था। ये मान लेते थे, एवरेज लगा लेते थे। इसका मतलब यह था कि फोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था, क्योंकि 3 लोगों ने हाँ की थी, और 3 लोगों के हाँ करने की वजह से एक चीज बिकी। और 3 लोगों के हाँ करने से अगर एक चीज बिकती है, तो होता क्या है कि $45 प्रति व्यक्ति मान लीजिए, हाँ तो हो गई है, भले ही एक ही बिके सामान। चाहे वे मेरा सामान खरीदें या न खरीदें, चाहे वे मुझसे मिलें या न मिलें, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे मुझसे क्या कहते थे। वाह, यह कल्पना से परे था कि उन्हें अपना काम समझ में आ गया कि उन्हें तो बस 5 लोगों को फोन मिलाकर अपनी प्रस्तुति को दमदार ढंग से देना है। उनमें से अगर 3 फोन उठाते हैं तो उनसे वो प्रस्तुति पूरी तरह से बताएंगे, और 2 मिलने का समय देते हैं तो 2 से वो मिलेंगे, और 2 के साथ मिलने के बाद वो उस चीज को एक आदमी को बेच पाएंगे। तो ये 5, 3, 2, 1, ये एक औसत निकाला इन्होंने। अब मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई जिस पर $9 लिखकर मैंने उसे अपने टेलीफोन के सामने रख लिया। हर उस व्यक्ति से जो मेरे फोन का जवाब देता था मुझे $9 मिलते थे, ऐसा ये मान चुके थे।
हर उस व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ कहता था, मुझे $15 मिलते थे। या तो नो कह लो या 15 कह लो। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। अगर हम अधिक लोगों से मिलेंगे तभी तो हम अपनी तकदीर बना पाएंगे। तभी तो हमें इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कहते हैं, तभी तो हम आईबीओ हैं, तभी तो हम कहते हैं मैं मालिक हूँ। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। ऐसे बहुत से सेल्समैन थे जिन्हें अगर संभावित ग्राहक ना कह देता था तो वे निराश हो जाते थे, पर मैं उनमें से नहीं था। इसीलिए मैं जल्दी ही अपनी कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बन गया। पर हमें ये सेल्समैन बनने के लिए नहीं कह रहे, ये हमें प्रस्तुतियों की बात कह रहे हैं कि मिलो तो सही लोगों से। जिस तरह से ये पैसे कमाते थे, मिलते थे ये। क्या हम मिलते हैं? नहीं मिलते, तो हमें मिलना होगा। 5-3-2 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद। फोन कॉल करूंगा तो एक फोन कॉल से $9। अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, बात बात हो जाएगी तो एक अपॉइंटमेंट से $15। दो लोग मेरी प्रस्तुति सुनेंगे तो $22 प्रति व्यक्ति। और उनमें से एक बिक्री हो जाएगी तो मुझे $45 मिल जाएंगे। मिलेंगे सिर्फ $45 ही। मैं उन लोगों की खोज मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदें। मेरा देखो, वो कह रहे हैं कि मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदें। मेरा प्रमुख लक्ष्य लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फोन करते रहना था। और हम लोग भी क्या करते हैं? हम लोग उन लोगों की खोज करते हैं जो हाँ ही कह दें। तो हमें तो सब लोगों से मिलना है, उनको अपनी प्रस्तुति बतानी है। और इस बात को कभी नहीं सोचना कि वो आपकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे। हम अगर प्लान दिखा देते हैं तो उसके बाद हम ये प्रयास करते रह जाते हैं कि मैं किसी तरह से इसको समझा ही दूंगा, किसी तरह से इसको मैं मना ही दूंगा। ये मान क्यों नहीं रहा? इसकी तो ऐसी की तैसी, इसकी तो ये और वो, मतलब कितनी सारी बातें करते हैं। कुछ है ही नहीं इसमें। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है सोचने की। अपना काम उनको सही तरीके से दमदार ढंग से प्रस्तुति देने का है। जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा होगी, या जिन लोगों के समझ में इन सब बातों को लेकर कुछ अच्छा विश्वास होगा या आप पर विश्वास होगा, वो आपको बहुत तंग नहीं करने वाले हैं, वो तुरंत ही हाँ करने वाले हैं। तो हमें तो खोज करनी है। सो उन्होंने कहा कि मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। नए वितरकों की खोज में न जाएं, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहें। यहाँ जब थोड़ी सी ऊपर बात आती है तो नीचे वाली बात उसको थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है। ऊपर कहा कि सबसे बात करें, नीचे उन्होंने कहा कि सबकी खोज में ना जाएं, उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहें। अब यहाँ आपको अपने लिए इस प्रकार का एक और स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किन लोगों के पास प्लान देने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो हमें उसकी तैयारी करनी होगी। जब आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप सही लोगों तक पहुंच पाएंगे और आपका औसत सुधर जाएगा, आपके औसत में काफी अच्छे सुधार होंगे। सो नए वितरकों की खोज में न जाएं, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहें। अब आप ये देखिए कि पैसे की ज्यादा जरूरत किसको है। यहाँ एक बड़ी बात है कि पैसे की ज्यादा जरूरत के बारे में जब हम देखते हैं तो हम जैसे गरीब लोगों को पैसों की ज्यादा जरूरत है, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिन लोगों के खर्चे कम हैं उन्हें शायद पैसे की उतनी जरूरत नहीं है, जिन लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अब ये दोनों चीजें भी आपस में विरोधाभासी हो जाती हैं। देखिए, जो लोग अच्छी जीवन शैली जीना चाह रहे हैं और जी रहे हैं, उनके खर्चे वाकई सही तौर पर बहुत अधिक हैं। बहुत अधिक खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें आय के भी अधिक स्रोतों की आवश्यकता है। अगर आय के अधिक स्रोत नहीं मिले तो उन्हें अपने खर्चे पूरे करने में दिक्कत होगी। वही हमारे संभावित ग्राहक हैं। उन्हें देखें, उन्हें जाते ही हम बहुत सारी बातें ना करना शुरू कर दें। प्रस्तुतियां देने के लिए हमें थोड़ा सा संयम की जरूरत होगी। उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहें। औसत का नियम आपके लिए बाकी का काम खुद कर देगा। बड़ी सफलता कैसे पाएं? बड़ी सफलता पाने के लिए इन्होंने एक और औसत दे दिया। उन्होंने कहा कि 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही $10 लाख से ज्यादा का बीमा बेचा था और जिसे $1 मिलियन राउंड टेबल में शामिल किया गया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कि कोई एक व्यक्ति एक साल पहले ही साल में $10 लाख से ज्यादा का बीमा बेच दिए। इसका मतलब वो दीवानों की तरह काम कर रहा है। यानी उसे अपने काम करने से बहुत प्यार है। यानी कि वो अपने काम के लिए ऐसा समझता है कि मैं इस धरती पर आया ही काम करने के लिए हूँ, तो वो काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ इस धरती पर बहुत सारे लोग मौज मस्ती करने और आराम करने के लिए भी आए हैं। हमें कैसे लोगों की तलाश है? सबसे पहले हम खुद की तरफ देखें कि हम कौन से वाले लोगों के ग्रुप में आते हैं। क्या हम बहानेबाजी वाले ग्रुप में आते हैं? क्या हम आराम परस्ती वाले ग्रुप में आते हैं? क्या हम मौज मस्ती करना चाहते हैं? क्लब जाना, छुट्टी पे जाना, पिकनिक पे जाना, किसी संगीत सभा में जाना, किसी और दूसरी सभाओं में जाकर खुद को खुश करना, इस तरह की बातों में हम शामिल हैं। बहुत सारे लोग 7-7 8-8 घंटे का, 10-10 घंटे का मैच देखने के लिए स्टेडियम में अपना समय बिता देते हैं, टीवी के सामने समय बिता देते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को किसी भी प्रकार के खान पान या किसी भी प्रकार की पार्टी पार्टी वगैरह में एंजॉय करने में अपना ज़्यादा समय बिता देते हैं। हमें समझना है कि हम इस धरती पर आए किस लिए हैं। तो क्या हम उस ग्रुप में हैं? तो जब हम खुद को चेक कर लेंगे कि क्या हम अपने काम को करने के लिए बहाने बनाते हैं। अगर हम अपने काम को करने के लिए बहाने बनाते हैं तो हमें भी बहाने वाले लोग ही मिलेंगे। और यदि हम अपने काम के लिए बहाने नहीं बनाते हैं, हमने अपना ग्रुप बदल दिया है, तो हम अब उन लोगों की तलाश में जाएंगे जो लोग वास्तव में इस जीवन में इस धरती पर कुछ करने के लिए आए हैं। तो हमें भी उन्हीं लोगों की तलाश है। तो इन्हें देखिए, 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही $10 लाख से ज्यादा का बीमा बेच दिया था। दीवानों की तरह काम कर रहा है कोई आदमी, और जिसे $1 मिलियन राउंड टेबल में शामिल किया गया था। ये बहुत बड़ा सम्मान था। मेरा औसत था 10, 5, 4, 3, 1। मतलब 10 से बात करूंगा, 5 मानेंगे, सुन, 4 मिलने का समय देंगे, 3 मेरी प्रस्तुति सुनेंगे और उनमें से सिर्फ एक ही खरीदेगा। अगर एक व्यक्ति $1,000 का बीमा खरीदता हो तो $10 लाख की अगर बात करने लगोगे तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है। इसका मतलब वो रोज काफी लोगों से मिलते थे। मेरे फोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। उनमें से एक मिलना कैंसिल कर देता था और मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तुति सुनते थे और उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था। इस तरह मैं $300 कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। मेरा ध्यान उन संभावित ग्राहकों पर केंद्रित नहीं था जो मुलाकात के लिए आए ही नहीं। अब हम यही देखते हैं कि एक गिलास में पानी है, तो लोग कहते हैं कि इस आधा पानी है, तो लोग कहते हैं गिलास आधा खाली है, लोग कहते हैं गिलास में आधा पानी है। तो समझने वाली बात है, यहाँ नजरिए के ऊपर निर्भर करता है कि 10 में से 5 ने हाँ की। तो जिन्होंने ना की उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? जिन्होंने हाँ की उसके लिए रोमांचित हो जाइए कि अब उनके सामने प्रस्तुति रखनी है। अपनी तैयारी कीजिए और उनके साथ मिलने के लिए जुट जाइए। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। मेरा ध्यान उन संभावित ग्राहकों पर केंद्रित नहीं था जो मुलाकात के लिए आए ही नहीं, या जिन्होंने मेरी प्रस्तुति सुनी ही नहीं, या उन 2 लोगों पर जिन्होंने मुझसे कुछ खरीदा ही नहीं। ये घटनाएं तो खरीदार को ढूंढने का एक जरूरी हिस्सा थी। वास्तव में अगर कोई संभावित ग्राहक मिलने के लिए नहीं आता था तो मुझे खास बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार मैं ये पहले ही मान चुका था कि एक व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आएगा। जब भी ऐसा होता था तो भी मैं प्रति व्यक्ति $60 तो कमा ही लेता था। वे $300 उन्होंने एक प्लान बेचने के लिए कमाने हैं। तो 5 अगर आ गए तो 5 से अगर 300 को भाग कर दें तो प्रति व्यक्ति $60 हो गए। ये इस प्रकार से अंकों के व्यवसाय में है। आप अंकों के व्यवसाय में हैं। मैं जानता था कि अगर 10 लोग फोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे और अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फोन का जवाब देता था मुझे $300 मिलते थे। अब 10, 5, 4, 3, 1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद: एक फोन कॉल करने के $30, अपॉइंटमेंट मिलने के $60, प्रस्तुति सुनने के लिए मिलने वालों के लिए $75, पूर्ण प्रस्तुति के लिए $100 और बिक्री पर $300। अंत में $300 ही तो कमाने हैं। 20 साल की उम्र में मैं मेरे पास स्वयं का घर था, सॉरी, 21 साल की उम्र में मेरे पास स्वयं का घर था। नए मॉडल की मर्सिडीज बेंज कार थी और मैं बड़ी शान से रहता था।
सवाल केवल इतना था कि मैं फोन पर किस तरह 5 लोगों से अपॉइंटमेंट के लिए हाँ करवाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपनी तरफ कि हम क्या कर रहे हैं। नियम 5, अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फोन घुमाता था और किसी से बात करता था मुझे $30 मिलेंगे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे ज़रूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में मुझे कम से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके। इसका मतलब अपनी अपॉइंटमेंट लेने की पद्धति को सुधारना। इसका मतलब था कि मुझे संभावित ग्राहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उन्हें फोन पर इतनी जल्दी जल्दी नहीं गंवा दिया था। मुलाकात से प्रस्तुति के मेरे 5 और 4 के अनुपात का यह मतलब निकलता था कि मेरे संभावित खरीदारों में से 20% मुझसे मिल ही नहीं रहे हैं। अगर 5 से बात हुई है और 4 आए हैं तो एक नहीं आया, यानी कि पांचवा हिस्सा नहीं आया। और 20% पांचवा हिस्सा ही होता है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। 20% मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैं इस कमी को ज्यादा अच्छे संभावित ग्राहकों को फोन करके दूर कर सकता था। इसी तरह प्रस्तुति से पूर्ण प्रस्तुति के मेरे औसत 3-1 में भी सुधार की गुंजाइश थी। 3-1 का मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा कि 4 से मिले, तीन तीन ने मेरी पूरी बात सुनी और एक ही ने हाँ की। तो 3 और 1, जब आप 3 ने पूरी प्रस्तुति सुनी उसके बाद भी एक हाँ करता तो 2 कहाँ गए। तो ये उस पर भी बात करने लगे। तो इन्होंने कहा कि मेरे औसत 3-1 में भी सुधार की गुंजाइश थी, परंतु मैं भी जानता था कि अगर मैंने कुछ भी नहीं बदला तो भी मैं हर बार फोन घुमाने पर $30 तो कमा ही लूंगा। तो निराश नहीं हुए, सुधार करने की कोशिश की पर निराश नहीं हुए। औसत का नियम आपके लिए हमेशा काम करेगा। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं, क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुंजाइश कहाँ है और आप कितने सफल हो सकते हैं। अनुपात आपको उन कार्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनसे परिणाम मिलते हैं, न कि इस बात पर कि आगे क्या होता है। इसका मतलब यदि आप काम कर रहे हैं तभी आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। यदि आप काम कर रहे हैं तभी आपकी जो टोटल पीवी में सुधार भी हो रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके परिणाम कहाँ से आएंगे। और अनुपात का ध्यान भी वही रख पाएगा जो काम कर रहा होगा। कम से कम 10 लोगों से तो मिले एक दिन में, तभी तो उनमें से एक हाँ कहेगा। अगर हम 10 लोगों से एक दिन में मिले और एक हाँ कर जाए तो महीने में तो 30 लोग हो गए। ये तो बहुत बड़ा रेशो है। नेटवर्किंग व्यवसाय में औसत मैं नेटवर्किंग मार्केटर्स को 70 के दशक से प्रशिक्षण दे रहा हूँ, 1970 से। और मैंने उन लोगों को, और देखो 70 का दशक मतलब होता है 1961 से लेकर 70 के बीच। उन लोगों को संगठनों के परिणाम इकट्ठे किए हैं जो सफलता के शिखर पर हैं। तो इन्होंने उन लोगों और संगठनों के परिणाम इकट्ठे किए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत जो बताया इन्होंने वो ये है, 10-6-3-1। अगर 10 संभावित ग्राहक आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो उनमें से 6 इसे लेकर रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं, और इन 3 में से भी केवल एक ही सफल हो पाता है, दूसरा गुमनामी में खो जाता है और तीसरा केवल कंपनी के सामान का खरीदार बना रहता है। इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति दीर्घकालीन वितरक बन पाता है। अब बड़े सवाल पर, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? ये भी एक खतरनाक सवाल है और इसका जवाब बड़ा जबरदस्त है। इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जितनी जल्दी 10 लोगों से आप मिलेंगे, जितनी जल्दी मिलेंगे। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने इसे इसमें औरों से अधिक समय लगाया है। कुछ ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया है और कुछ ने 1 साल के भीतर। और यहीं पर पुरस्कार और इनाम का रहस्य छुपा है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में
10 लाख का बीमा बेच लेता था। इस तरह यह योजना बनाने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिले ही नहीं, या उन जिनसे मिल ही नहीं पाते हैं। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दोगुना करना चाहते हैं, तो उसका सीधा सा जवाब है, अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिलें। अगले साल आप अपने बिजनेस के सिलसिले में नए संभावित ग्राहकों से मिलेंगे, है ना? तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल लें, उनसे इसी साल मिल लें, जाएं और उनसे अभी मिलें। आपके सामान बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज्यादा नियोजित और प्रेरित हों, ताकि आप जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं मिलें। हर व्यक्ति से जितनी जल्दी संभव हो सके मिल लें। नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें और जल्दी से जल्दी मिल सकें। औसत सुधारना तो केवल सीखने की एक प्रक्रिया है। यहाँ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। इसे आप फिर से सुने, फिर से पढ़ें और समझें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।